हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड थ्योरम जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। और इसके बेस पे जो हमने सम्स किया था वो किया था प्रैक्टिस सेट 1.2 में। और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास तीन ट्राइंगल है तो जो फॉर्मूला एंगल बाइसेक्टर का मैंने बताया था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास तीन ट्राइंगल है और ये तीनों का नाम है तो यहाँ पे जब एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे तो तीन एंगल होता है एक ट्राइंगल के अंदर, एक दो तीन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये एंगल का बाइसेक्टर इस फिगर में देखने वाले हैं, ये एंगल का बाइसेक्टर इस फिगर में देखेंगे और टॉप वाले एंगल का बाइसेक्टर इस फिगर में देखेंगे जो ऑलरेडी हमने 1.2 में किया था। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1.2 आप प्रैक्टिस कर लीजिए एंगल बाइसेक्टर का, तभी आपको थ्योरम भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़, हाँ चलिए बताता हूँ डायरेक्टली। अब ये एंगल में ये ट्राइंगल में अगर ये एंगल का बाइसेक्टर ये है जिसने यहाँ पे पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट किया है तो ये दोनों एंगल इक्वल, इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला में था मिला था वो क्या मिला था, तो मैंने आपको जो हिंट दिया था वो क्या दिया था कि एक ट्राइंगल के अंदर आप पहले वो साइड को छोड़ दीजिए जिस पे वो बाइसेक्टर जाके मिला है, मतलब ये वाला साइड। फिर आपके पास दो साइड बचता था, एक ए बी और एक बी सी। तो आप लिख सकते थे ए बी अपॉन बी सी और विच इज़ इक्वल टू, फिर देखिए ए बी अपॉन बी सी लिखा है। आपको मैंने ये भी बताया था कि बी सी अपॉन ए बी भी लिख सकते हो, आप उल्टा भी लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई एक लिखना है तो अगर आप ए बी अपॉन बी सी लिखते हो तो उसके बाद फिर ये वाला जो साइड आपने छोड़ा था उसको लेना है और दो पार्ट लेना है, एक ए ई और एक ई सी, जिसमें से ए ई जो है वो ए बी से जॉइंट है और ए बी आपने ऊपर लिखा है तो आपको ए ई भी ऊपर लिखना पड़ेगा, तो बन जाएगा ए ई अपॉन ई सी। और अगर आप इसको रिवर्स लिखे रहते तो बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी ई सी से जॉइंट होता तो आपको ई सी ऊपर लिखना पड़ता था। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये एंगल के लिए। अब ये एंगल के लिए अगर आप देखते हो यहाँ पे और वो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो पहले आप ये साइड को छोड़ दोगे तो आपके पास ये दोनों साइड बचेगा। तो पी आर अपॉन पी क्यू आर क्यू लिखते हो, अगर आप पी आर अपॉन क्यू आर लिखते हो तो आपको मिल जाएगा पी एस अपॉन एस क्यू, क्योंकि पी आर से पी एस जॉइंट है तो पी एस अपॉन एस क्यू, ये एक मिल रहा है। उसके बाद अगर आप ये एंगल लिया, आपने लेफ़्ट लिया, आपने राइट एंगल लिया, अब आपका टॉप एंगल बाकी है। तो टॉप एंगल के लिए ये बाइसेक्टर होगा और ये दोनों एंगल इक्वल रहेगा और यहाँ पे सपोज ये एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको यहाँ पे फिर से ये साइड छोड़ना है जिसके ऊपर वो बाइसेक्टर आके मिला है। तो एक्स वाई अपॉन एक्स जेड आपको मिलेगा विच इज़ इक्वल टू वाई एन अपॉन एन जेड या जेड एन, आप समझिए। तो ये आपको मिला था। अब हमें करना क्या है कि ये जो तीनों फार्मूला है उसमें से किसी एक फार्मूले को प्रूव करना है और हम जो पोजीशन लेने वाले वो ये लेने वाले हैं, क्योंकि कोई भी ले सकते पर हम ये लेने वाले। और फिर से आपको बता रहा हूँ कि थ्योरम क्या होता है। तो वेरियस अलग अलग रूल्स को मिला के एक नया रूल जो बताया जाता है उसको बोलते हैं थ्योरम। जैसे यहाँ पे ये जो रूल बताया गया है ये आप मान के चलिए, क्योंकि हम ऐसा फिगर लेने वाले जो टेक्स्ट बुक में दिया है। तो आखिर इनको कैसे समझ में आया, मैथमेटिशियन को ये कहाँ से समझ में आया, उन्होंने और कौन कौन से रूल को मिलाया और ये रिजल्ट तक पहुँचे, तो वही हमको देखना है थ्योरम में। तो चलिए अगर देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो पेज नंबर 8 पे ये थ्योरम है, 8 से लेके 9 पे कंटिन्यू हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है थ्योरम का स्टेटमेंट, यहाँ पे गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, और नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा पेज नंबर 9 पे प्रूफ पूरा। तो ये दोनों जो है ये हमको प्रूव करना है। और आपको पता है कि जब बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ये स्टेटमेंट सिर्फ दिया रहेगा, मैंने ऑलरेडी बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो और थ्योरम की जगह पे प्रूव दैट लिखा रहेगा। तो इसका स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ये लिखा रहेगा कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। अब जब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, रीड करना है और आप ही को पता लगाना है कि इसमें क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। और यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट आपको नहीं दिखाई दे रहा, इफ़ और देन जैसा नहीं दिख रहा है जो बीपीटी में आपको दिखाई दिया था। तो आपको देखिए कैसा समझना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रूव दैट, प्रूव करिए कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड। प्रूव करिए कि जो बाइसेक्टर रहेगा एंगल का एक ट्राइंगल का। तो अब यहाँ तक आप समझिए कि एक ट्राइंगल का जो बाइसेक्टर रहेगा वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक जो है वो आपका गिवन रहेगा, एक ट्राइंगल और उसमें से किसी एक एंगल का बाइसेक्टर। तो आप यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, उसका नाम दे दीजिए, और बाइसेक्टर ऊपर ले रहे हैं तो वहाँ पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए, जिससे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। और बाइसेक्टर क्या कर रहा है, ए बी पे पॉइंट ई पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका गिवन हो जाएगा। देखिए प्रूव दैट द बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर जो है ऑफ एन एंगल, एक एंगल का, ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का, डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल, इस एंगल के अपोजिट वाला साइड, ये वाला साइड, उसको डिवाइड करने का मतलब ए ई अपॉन ई बी इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। रिमेनिंग साइड्स कौन सा था, ये साइड तो हमने ले लिया, तो रिमेनिंग साइड था ए सी और बी सी। तो ये प्रूव है, मतलब टू प्रूव है। तो गिवन तो इतना ही है कि एक ट्राइंगल है आपके पास
उसमें से ये उसका बाइसेक्टर है और आपको प्रूव क्या करना है वो उसके बाद मैं लिख के बताता हूँ। चलिए गिवन पहले लिखते हैं। तो गिवन में आप लिखोगे एक ट्राइंगल, चाहे जो नाम ले सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा वही नाम लिखिए जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, सो दैट आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो इन ट्राइंगल ABC हमने जो एंगल लिया वो टॉप लिया, यहाँ का एंगल ले सकते हो, कोई भी एंगल ले सकते हो, फिर आप इतना परेशान मत होइए। जो टेक्स्ट बुक में दिया है सिंपली वही चीज़ फॉलो करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। तो इन ट्राइंगल ABC हमने ये एंगल का बाइसेक्टर लिया है। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी का बाइसेक्टर क्या कर रहा है, उसके अपोजिट वाले साइड पे AB पे पॉइंट E पे आके मीट कर रहा है। तो ये हो गया आपका गिवन। और टू प्रूव क्या था कि वो जो साइड पे वो एंगल बाइसेक्टर मिलेगा उसका रेशियो और रिमेनिंग साइड का रेशियो इक्वल है, जो स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है। मतलब AE अपॉन EB इक्वल रहेगा AC अपॉन BC को, या आप बोल सकते हो EB अपॉन EA इक्वल रहेगा BC अपॉन AC को। क्योंकि अगर आपने ये पहले लिया है तो आपको ये लेना पड़ेगा, और अगर आपने ये पहले लिया है तो ये लेना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो टू प्रूव में आप क्या लिखोगे कि AE अपॉन EB इज़ इक्वल टू AC अपॉन BC। ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए क्या क्या सोर्स लगेगा ये आपको सोचना है। आपको सोचना मतलब आपको सिर्फ समझना है मैथमेटिशियन ने कहाँ से वो रूल्स देखे थे, यहाँ वहाँ के रूल मिलाए थे और ये रिजल्ट तक पहुँचे थे, वो हम देखने वाले हैं। अब देखिए इतना डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इसी डायग्राम के बेस पे हम ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको जो हमारा डायग्राम है उसमें कुछ चेंजेस लाना है। और वो चेंजेस क्या है, आपको एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करना है, या आप सेगमेंट रे भी बोल सकते हो। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो हम लिखेंगे तो वहाँ पे लाइन दिया है, आप रे लिख सकते हो, लाइन भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो इसको पैरेलल रहेगा। पैरेलल किसको, CE, रे CE को वो पैरेलल रहेगा, लेकिन वो लाइन यहाँ दूर से नहीं जाएगा, वो लाइन इस पॉइंट से जाएगा B से। तो आप यहाँ पे एक B से लाइन ड्रॉ करोगे या रे ड्रॉ करोगे जो रे CE को पैरेलल रहेगा, ये आपको याद रखना है, ये पैरेलल रहेगा। इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो AC लाइन साइड का AC लाइन था इसको एक्सटेंड करोगे, इसको और आगे लेके जाओगे और उसको सच दैट वहाँ तक लेके जाओगे कि ये पहले वाले पैरेलल लाइन जो हमने बनाया है उसको इंटरसेक्ट करेगा। और आपको वहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट का कोई नाम लेना है, सपोज यहाँ पे D लिख दिया है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया क्या है कि पॉइंट B से हमने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है जो रे CE को पैरेलल है, और फिर हमने AC को एक्सटेंड किया है और वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट D पे। और यही चीज़ आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू CE, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू CE पासिंग थ्रू द पॉइंट B। वो लाइन कहाँ से जाना चाहिए, कहीं दूर वीर से नहीं, वो पॉइंट B से पास होना चाहिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट B। फिर इतना होने के बाद जब आप वो लाइन बना दोगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक्सटेंड AC, आपको AC को एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब और आगे लेके जाना पड़ेगा, सो एज टू इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट D। इतना लेके जाना पड़ेगा कि वो इंटरसेक्ट करेगा दूसरे लाइन से और वो पॉइंट रहेगा D। तो अब अगर आप देखते हो तो आपके थ्योरम के लिए गिवन आपके पास आ चुका है, टू प्रूव आपके पास आ चुका है, कंस्ट्रक्शन आपके पास आ चुका है। अब हमको प्रूव करना है, हमको क्या क्या करना है, क्या क्या अदर रूल्स को अप्लाई करना है, मिलाना है, इंक्लूड करना है, जिसको सबको मिलाने के बाद हम फाइनली ये जो रिज़ल्ट है इस पे पहुँचेंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ हमको प्रूव करना है क्या, कि AE अपॉन EB इज़ इक्वल टू AC अपॉन BC। अब मैथमेटिशियन ने कैसा किया इसको आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये जो फिगर हमने अभी ड्रॉ किया है, इसमें से अगर ये जो CB है इसको आप अगर नहीं देखते हो, इस तरीके से नहीं देख रहे हो, तो ये एक ट्राइंगल आप यहाँ से यहाँ तक अगर समझते हो, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको जिसका नाम है ABD, और ये दोनों तो पैरेलल है, हमने देखा ही था। तो अगर ये और ये पैरेलल है ये ट्राइंगल के अंदर, मतलब एक ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड को कोई एक लाइन पैरेलल है और वो दोनों साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यही चीज़ वहाँ पे होता था। तो वहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था कि अगर एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन जा रहा है और वो दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको फॉर्मूला मिला था कि AE अपॉन EB, जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो AE अपॉन EB ये इक्वल हो जाएगा AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। इतना थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो एक ट्राइंगल में हमने BPT जब अप्लाई किया तो AE अपॉन EB इज़ इक्वल टू AC अपॉन CD, ये आपको मिला। लेकिन अगर आप ये जो प्रूव है उससे कंपेयर करोगे तो AE EB EB AC सिर्फ देखिए BC के प्लेस पे हमारे पास CD है। अगर यही BC CD के प्लेस पे अगर BC किसी तरह आ जाए तो आपको जो प्रूव करना है इस थ्योरम में वो आपका प्रूव हो जाएगा।
तो BC के प्लेस पे आपको CD चाहिए। BC कहाँ पे, देखिए BC ये है जो हमने हाइड किया था, तो ये BC है। और इस BC BC नहीं, CD के प्लेस पे आपको BC चाहिए, तो CD तो ये है और BC जो हमने हाइड किया था वो। तो ये CD के प्लेस पे किसी तरह आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए BC। अगर इस CD के प्लेस पे अगर आप BC लिख देते हो तो आपका ये जो प्रूव करना है आपका वो हो जाएगा। तो बस आपको ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। किसी वजह से आप प्रूव कर दीजिए कि CD और BC इक्वल है, उसके बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए और फिर बाद में बोलिए इसको हटाइए यहाँ पे और यहाँ पे लिख दीजिए BC और बोलिए कि मैंने ऑलरेडी प्रूव किया है। यही चीज़ यहाँ पे किया गया है। चलिए देखेंगे किस तरह ये सब हुआ है। तो शुरू करते हैं। डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर दिया है स्पेस के लिए। हमको जो प्रूव करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। बस आप याद रखिए CB जो है या BC जो है ये हम CD के इक्वल में बताएंगे। किस तरह बताएंगे ये आपको देखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ, और जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रे CE इज पैरेलल टू रे BD एंड AD इज ट्रांसवर्सल। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए CE इज पैरेलल टू BD, ये तो आपको दिखाई दे रहा है CE इज पैरेलल टू BD, ये हमने देखा था। एंड AD इज ट्रांसवर्सल। तो ये चीज़ अगर आप इस फिगर में देखोगे तो आपको उतने अच्छे से नहीं समझेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बता दूँ तो दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, ये आपको समझ में आएगा क्योंकि ऐसा हमने ऑलरेडी बहुत बार किया है। लाइन ऐसा रखते थे और ट्रांसवर्सल को ऐसा रखते थे। इस बार लाइन को ऐसा रखा है, ट्रांसवर्सल को ऐसा रखा है, रोटेट किया और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये दो लाइन पैरेलल है जिसमें से ये लाइन का मतलब है CE और ये लाइन का मतलब हो गया BD और ये जो लाइन आप देख रहे हो वो है AD। तो अब अगर इसको इसके जैसा कंपेयर करोगे तो दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है। और उसके बाद आपको पता है कि जब ऐसा सिचुएशन रहता है तो अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब आपको ध्यान में आना चाहिए। जिसमें हम करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब दो लाइन पैरेलल होता है और एक ट्रांसवर्सल होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है अगर, तो इस एंगल का नाम क्या है इस फिगर में, इस एंगल का नाम है ACE। क्योंकि ये लाइन ये है, मैंने आपको बताया, ये लाइन ये है और ये लाइन ये है, तो ये एंगल का मतलब ये एंगल होता है। तो ACE जो एंगल है ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल को जिसका नाम है CDB। और वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CDE, और इसको लिखेंगे, इसका रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, और इसको करते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा है स्टेटमेंट लिखा है कि नाउ टेकिंग BC एज ट्रांसवर्सल। अब BC ट्रांसवर्सल लेंगे, इसका मतलब देखिए कि ये दोनों लाइन को सेम रखेंगे और ये चीज़ हटा देते हैं और यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल को इस तरह ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे भी सारे एंगल्स आएंगे, करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर, अल्टरनेट, सब। तो हमको अल्टरनेट एंगल पे बात करना है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट एंगल। तो ये लाइन ये है, ये लाइन ये है और ये ट्रांसवर्सल ये है। तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है अल्टरनेट एंगल, इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है ECB और इस एंगल का नाम क्या है CBD। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल CBD। तो ये वाला एंगल को इक्वल हुआ क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, तो इसका रीज़न लिखेंगे अल्टरनेट एंगल और इसको कर देते हैं कंडीशन नंबर 2। तो देखिए हमने फर्स्ट क्या बताया था, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हुआ था। और अभी हमने बताया कि दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हुआ। अब थर्ड में हमको क्या करना है, थर्ड इक्वेशन जो हम बनाएंगे उसके अंदर जो गिवन है, गिवन क्या है कि इस ट्राइंगल के अंदर हमने ऑलरेडी CE जो है वो एंगल का बाइसेक्टर ही बनाया, एंगल C का। तो अगर CE इस एंगल को हाफ कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। एंगल ACE और एंगल ECB इक्वल रहेगा बिकॉज CE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। तो वो चीज़ हमको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि बट एंगल ACE और एंगल ECB ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इसका रीज़न है गिवन, ये दिया ही हुआ है, और इसको थर्ड कर देते हैं। अब ये तीनों को आपको समझना है और मिला के एक नया चीज़ बनाना है। क्या बनाना है मैं बता रहा हूँ। अब तीनों में क्या है देखिए, पहले आपने बताया कि ये एंगल जो है ये एंगल के इक्वल में है। फिर आपने बोला कि ये एंगल जो है वो ये एंगल के इक्वल में, ये एंगल करस्पॉन्डिंग बताया फर्स्ट यहाँ पे, और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल बताया अभी इसमें, और अभी मतलब इसके पहले वाले में, और अभी आपने बताया कि ये दोनों एंगल इक्वल है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये वाला इसके इक्वल में है और ये वाला इसके इक्वल में है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए ना।
अगर ऐसा समझिए कि ये 30 है, तो जब आपने बताया कि ये इसके इक्वल में है तो ये भी 30 हो गया। और आपने सेकेंड टाइम जब अल्टरनेट एंगल बताया तो आपने बोला कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। मान लेते हैं कि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 रहेगा, क्योंकि हमने सेकेंड में बोला कि ये दोनों इक्वल है, तो जो भी एंगल था ये भी वही रहेगा। ऐसा अज्यूम करते कि अलग था तो 40 और 40। लेकिन थर्ड सिचुएशन में आपने ये बोला है कि ये जो रे है वो इस एंगल को हाफ कर रहा है, मतलब इक्वल कर रहा है। तो इक्वल कर रहा है तो दोनों 30-40 कैसे होंगे? दोनों 30-30 होना चाहिए। तो अगर दोनों 30-30 होना चाहिए तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो मेजर आपको नहीं लिखना है, लेकिन आपको ये समझ में आएगा, तीनों को मिलाकर आपको पता चला कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल CBD ये वाला एंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB, और उसका रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब आपको समझना है कि आपने किया क्या कि इस ट्राइंगल के अंदर आपने ये बताया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, जबकि हम लोगों ने शुरुआत में देखा था आपको ये दोनों साइड इक्वल बताना है, तभी आपको BPT के बाद ये काम आपका हो जाएगा। तो अगर ये ट्राइंगल में आप यहाँ तक पहुँच गए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल के हिसाब से कि अगर एक ट्राइंगल में बेस एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, चाहे आइसोसेलेस बोलिए या अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल आप बोलिए। तो आपको यही बताना है कि अगर इस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर CB और CD भी इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल CBD, इस ट्राइंगल में अब आप बोल सकते हो कि साइड CB जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा साइड CD को। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। उसका रीज़न आप लिखोगे कि साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, या आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो अब अगर ये दोनों इक्वल है तो हम एक कॉन्ग्रुएंट का साइन हटा के इक्वल का साइन लिख के सिर्फ छोटा सा लिख देते कि देयरफॉर CB जो है वो इक्वल है CD को, और इसको कर देते हैं कंडीशन नंबर 4। तो अब देखिए फाइनली आपने बता दिया कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। अब इस ट्राइंगल के अंदर आप BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करिए, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें से ये और ये पैरेलल है, तो आपको मिलेगा AE/EB इज इक्वल टू AC/CD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ इन ट्राइंगल ABD EC इज पैरेलल टू BD। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन, ये हमने दोनों कंस्ट्रक्शन किया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AE/EB इज इक्वल टू AC/CD, और इसका रीज़न रहेगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आपको करना क्या है, बस ये CD को हटाना है और CD की जगह पे CB लिखना है, जो ऑलरेडी यहाँ पे आपने 4 में बताया। तो जैसे आप देखोगे ये सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि यही प्रूव है। AE/EB, EB, AC CD के प्लेस पे हमको जो प्रूव करना था वो BC था, तो CD BC के इक्वल में है। CB समझिए, BC समझिए, एक ही बात है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देयरफॉर AE/EB इज इक्वल टू AC/CB, या फिर से आपको बता रहा हूँ BC लिखिए, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आपने ये काम किया है फ्रॉम 4 में, 4th में और 5th में किया है। 1 मिनट, हाँ, आपने 4th में देखिए बताया कि CD और CB सेम है, तो CD और CB, और 5th में आपने ये बताया, तो इन दोनों को मिलाएंगे अगर आप, तो आप कर सकते हो CD के प्लेस पे CB को रिप्लेस। तो यहाँ पे आपका जो प्रूफ था वो आपका हो चुका स्टूडेंट्स। तो बस इतना ही ईजी है, इसको प्रैक्टिस करिए, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए मैंने बोला था मिनिमम आएगा, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, और ये एक्टिविटी के लिए भी कभी कभी दिया जा सकता है। बॉक्सेस बना देंगे और आपको सिर्फ उसको फिल करने का रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।